चलिए, तो लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था बच्चों, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने रेडियस का फार्मूला कैलकुलेट किया था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट दैट इज आर इक्वल टू था n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z। ये आपने कैलकुलेट किया था, ये सीजीएस सिस्टम में मैंने कैलकुलेट कराया था। सेंटीमीटर में हमने इसका वैल्यू निकाला था 0.53 इंटू 10 की पावर -8 इंटू n स्क्वायर अपान z। ये हमने तैयार किया था फार्मूला सेंटीमीटर में, और इसको आप कन्वर्ट करते हैं 0.53 इंटू n स्क्वायर अपान z एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि 10 की पावर -8 इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -8 इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है सेंटीमीटर, है ना। तो बच्चों ये अपन ने कैलकुलेट किया था। अब आपको रेडियस का यह फॉर्म ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं आपसे डेली बोलता हूं कि आप एक कॉपी ऐसी बनाइए, जो छोटी सी डायरी, इतनी बड़ी जो पॉकेट डायरी आती है उसको बनाइए, और उसमें वो फार्मूले लिखिए। जैसे ये आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको एक फार्मूले को लिख लें, सबको नहीं लिखना है। मतलब आप मुश्किल से 2 पेज में एक चैप्टर के वो फार्मूले जो आपको याद नहीं रहते हैं, बस वो लिखना है आपको, ताकि आप कहीं भी जाएं तो आप एक बार देख सके उन्हें, और आप एग्जाम के टाइम पे उनको रिवाइज करने में बड़ी आसानी हो, जो आप भूल जाते हैं उन्हें। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है, और इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इससे काम चलने वाला नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन ही जाएगा। यदि क्वेश्चन आ जाता है ये, तो वो तो आपसे बन ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी? जब मैंने आपको एक क्वेश्चन कल दिया था कि आपका केवल ये वैल्यू और ये वैल्यू रख करके जब क्वेश्चन आए तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ चलिए अपन लिखते हैं सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। सपोज ये आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। अब बोले सर सेकेंड ऑर्बिट n का वैल्यू तो 2 हो गया, और हीलियम आयन के लिए z का वैल्यू कितना होता है? 2। कल आपको समझा ही दिया कि बोर मॉडल किन पर अप्लाई होता है, ये बात आपको मैंने समझा दी थी कल। तो z का वैल्यू हो गया 2, लेकिन ये ऐसा नहीं आएगा आपको ए आर ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए, इसको रख करके आएगा। n का वैल्यू आपको दिया है हीलियम आयन के लिए सेकेंड ऑर्बिट का मतलब होता है n का वैल्यू हो गया आपका 2। तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर आप 4 कर देंगे इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर, और z का वैल्यू अपन जानते हैं कि कितना होता है 2। अब बताइए, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये तो कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ गया ये h स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। बस ये ऐसा बना के देंगे, ये आंसर आपको देंगे। मान लीजिए बी में उनने ऐसा आंसर दे दिया, जरा ध्यान देना, बस केवल ये h स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर m e स्क्वायर ये दे दिया। सी में ये 2 ऊपर कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, और मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आप जस्ट लास्ट ईयर का पेपर देखिए, और आपको इस तरह के जो बड़े ये वाले जो फार्मूले हैं, इस तरह के फार्मूले, उन पर बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ ऐसा वैल्यू रख के आया यार, बिल्कुल वैल्यू रख के आया। कई बार तो वो 4 ऊपर h स्क्वायर 4 नीचे ऐसा भी करके दे देते हैं, देखना आप। तो आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा, इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। कभी भी शॉर्टकट से सिलेक्शन हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, आज तक कभी किसी का नहीं हुआ। शॉर्टकट केवल मतलब एवरेज स्टूडेंट को मूर्ख बनाने का तरीका होता है। बस सीधी सी बात करता हूं, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, हाँ शॉर्टकट कहाँ काम करेगा? जब आप पूरा पढ़ लोगे तो फटाफट रिवाइज करोगे, उसमें थोड़ा शॉर्टकट काम पड़ जाएगा।
बाकी उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यही है अंतिम लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें सॉल्व करना है आप। नेक्स्ट है, हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोर ने जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट की, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। अब ध्यान देना बेटा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऐसा आप बोलिए या बोलिए एनर्जी, ऐसा भी बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो जिस ऑर्बिट की एनर्जी जो होगी वही उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। दोनों सेम बात है, तो कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमको बताना पड़ता है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट लिखिए या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट वही ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कल आपको एक वो समझाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने कैलकुलेट किया था ZE² अपॉन R², और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट किया था mv² अपॉन R। ठीक है, एक R से ये एक R कैंसिल हो गया, बचा mv²। अगर मैं इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इससे कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, लेकिन आपको ये दिखाई देने लगा हाफ mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आपको दिखाई देने लगी। कितनी दिखाई देने लगी? देखो, हाफ ZE²/R। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ZE²/R, ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने आपको लिखवा दी थी। तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ ZE²/R। यहाँ पर साइन प्लस है, ध्यान से सुन लीजिए, तो यहाँ पर साइन प्लस होता है। तो फटाफट लिखिए, अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ध्यान रखेंगे हाफ ZE²/R। और R आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रखा है आपके सामने R। तो आप R का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम वाला। तो लिखिए जल्दी इसको। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन ये फार्मूला लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ ZE²/R। हो गया सबसे? तो बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी का मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। ये आपका एक R का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ZE²/R। ये हमको दूसरा फार्मूला मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमको दूसरा मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमको इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये समझना है हमको। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, ये आपका सरल फॉर्म था। हमको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। मैं P लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए। P हमको कैलकुलेट करना है। बच्चों, रितिका सिंह, आपके यहाँ बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा, बहुत गलत बात है। मैं अभी समझाया था आपको। प्लीज। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे समझे, यहाँ पर देखिए। हम जानते हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, और ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 इस तरह से इन्फिनिटी। और ध्यान से सुनना, जब ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस पर चार्ज होता है यहाँ पर Ze, ये Ze जो है वो चार्ज है पूरा न्यूक्लियस पर। ये Ze चार्ज है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप जानते ही हैं E के बराबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ये इन्फिनिटी पर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, बहुत अच्छे से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी इज जीरो। ये लिख दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी इज जीरो। कोई पोटेंशियल जीरो होती है। क्यों? क्योंकि there is no attraction between nucleus and electron, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई अट्रैक्शन था नहीं। तो अब ध्यान से सुनिए, जब आप इंफिनिटी से when electron is placed from any orbit to infinity से जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में रखते हैं, ले जाते हैं, ध्यान से देखिए, आप ऑर्बिट में आ गया, ये देखिए 5 ऑर्बिट में आ रहा है, तो आप फिफ्थ ऑर्बिट, यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट और ये न्यूक्लियस है उसमें अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा, अच्छा लगेगा इलेक्ट्रॉन को, अच्छा लगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट एनर्जी है। अब अच्छा लगा तो एनर्जी लूज कर देगा। गुस्से में एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। गुस्से में एनर्जी ज्यादा होती है, अच्छा नहीं लगता गुस्से में, ठंडा होना चाहता है, दिमाग ठंडा कर लो। तो जब इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ ये एनर्जी लूज करता है, धीरे धीरे एनर्जी लूज कर रहा है, ये एनर्जी लूज करेगा। और सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया ये, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आया, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ रख दिया, ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है। when electron is placed from infinity to any orbit, किसी भी ऑर्बिट में आए तो क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। जब एनर्जी का लॉस होता है तो जहां एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लॉस बोलिए या एनर्जी रिलीज बोलिए, एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज, और जहां एनर्जी का रिलीज होती है तो हम उसका साइन नेगेटिव लेते हैं। एनर्जी रिलीज होती है तो साइन नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी ऑर्बिट, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में आता है, न्यूक्लियस के पास आ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है उसका अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, एनर्जी रिलीज होते चली जाती है। सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में लगता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यदि हमारा घर ग्राउंड स्टेट पे हो, ग्राउंड फ्लोर पर हो, तो हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, चढ़ना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर में अरे बाप रे 4 बैग ले जाना है, और मान लो 10 फ्लोर पर और लिफ्ट ना हो तो क्या बोलेंगे? रोज गाली देंगे, गुस्सा होंगे कि अरे बाप रे इतने बैग कैसे ले जाएं। तो वही बात समझना आपको। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा बेस्ट फील होता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को आने में, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। और अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी, ये Ze न्यूक्लियस पर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज का साइन नहीं लेना है, केवल चार्ज लेना है। तो Ze इंटू ई अपान आर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ क्या लिख रहे हैं अपन? एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है तो थोड़ा मैं दूर कर देता हूं इसे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस Ze स्क्वायर अपान आर। हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस Ze स्क्वायर अपान आर।
ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमको मिल गया -ZE²/R। समझ आ गया? बोलो, समझ आ गया आपको? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? -ZE²/R। ये पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी देखो क्या है, ZE²। दोनों सेम दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसा देखूं तो सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पर प्लस है, बट आधा है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी -50, किसी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी -50, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी आधी है, तो 25। और साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो +25। तो यदि ये -50 है तो ये +25 होगी। ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। पहले आप लिख लें, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो ये पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमारे पास दो एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। अब ध्यान से सुनना, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। अब बात कर रहा हूं टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो टोटल एनर्जी E = सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम। दोनों का सम होता है एनर्जी टोटल। एनर्जी टोटल इक्वल टू -ZE²/R, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये +12 ZE²/R, ये है। अब बताओ, दोनों ये साइन में माइनस है, ये 1 है और ये उसका आधा है। इसमें से इसका माइनस करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी -12 ZE²/R। ये हमारे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हो गई। इसको लिखिए, टोटल एनर्जी हो गई माइनस साइन के साथ हाफ ZE²/R। तो अब आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तीनों के रियल फॉर्मूले क्लियर हो गए। हो गए क्लियर सबको? फिर से एक बार लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ZE²/R, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और आपको मिल गई है ये टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी E = -12 ZE²/R, ये टोटल एनर्जी। ऐसे आपके पास तीनों एनर्जी आपको दिखाई देने लगी। अब आपने R का वैल्यू पहले से निकाल रखा है। ये R का वैल्यू पुट कर दो इसमें। पुट द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन। तो ये आ जाएगा E = -12 ZE²/R का वैल्यू है n²h², और ये ऊपर चला जाएगा 4π² me² Z। ये आपको मिल जाएगा जब वैल्यू आपने रखी। वैसे मैंने ये वाला यहाँ लिख दिया है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको मिल गया। ध्यान दो बच्चों, Z और Z Z² हो गया, E² और E² e⁴ हो गया, और बाकी आपके पास लिखा ही रखा है माइनस, ये 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया तो 2π² हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया 2, तो ये 2π² e⁴,
ई रेस टू ये ई का स्क्वायर ई रेस टू 4 जेड स्क्वायर, बीच में एम है, एम इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट फॉर्म आ गया। 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 एम इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द एनर्जी टोटल इन ए गिवन ऑर्बिट। जब आप, ये मैं सब पूरा सिस्टम सीजीएस में समझा रहा हूं, ठीक है। जब आप 2 पाई का वैल्यू, ई का वैल्यू, एम का वैल्यू और एच का वैल्यू रख देंगे तो ये आपको मिल जाएगा ई का रिजल्टेंट फॉर्म, ई का फाइनल रिजल्ट ये मिल जाएगा आपको 21.79 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू, ये सब पूरा वैल्यू रख देना आप, ये पूरा वैल्यू सीजीएस सिस्टम में ये पूरा वैल्यू रख देंगे तो 21.79 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अर्थ पर एटम। ये अर्थ पर एटम ये आपको मिल जाएगा, अर्थ पर एटम। दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ ई एस, इसको याद रखना है अपने को। 20 अर्थ में, जूल में और कैलोरी में। कैलोरी में भले क्योंकि कैलोरी में यहाँ पे ज्यादातर नहीं आता, आप निकाल लेंगे अपन, या अर्थ में। अब बताओ ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया कि नहीं सबको? ये फार्मूला सबको अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला? अब कभी क्वेश्चन आए इस पे तो आप बड़े आराम से एन रखना और जेड रखना, 2 यहाँ पर है, आप रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हो। ये रिजल्ट तो है ही आपके सामने। और इसको जूल में बदलना है अर्थ को, तो सब जानते हैं 1 जूल इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्थ। ये होता है, माने 1 अर्ग इक्वल टू 1/10 टू द पावर 7, ठीक है। 1 अर्ग इक्वल टू 1/10 टू द पावर 7, दैट इज 10 टू द पावर -7। तो आप अर्ग को जूल में बदलने जा रहे हैं तो E इक्वल टू कैसा लिखेंगे? E इक्वल टू हो गया 21.79 इंटू 10 टू द पावर -12 और 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -7, तो ये 10 की पावर -7 से 1 G इक्वल टू 10 टू द पावर 7, तो 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -7, ये मल्टीप्लाई कर दिया इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये आपका ऐसा आप लिख लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19। आप ऐसा लिख लो एक बार ताकि आपको ध्यान रहे। और ये कन्वर्जन फैक्टर तो सबको याद रहता ही है, ये तो सब सिंपल है, तो आपने खूब फिजिक्स में भी पढ़ रखा है। ये आ गया, लिख लिया सबने? तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आपका आ जाएगा, ये हटा, ये मल्टीप्लाई किया आपने 10 टू द पावर -19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आपका जूल्स पर एटम, जूल्स पर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जूल्स पर एटम आ गया, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सिंपल है, अगर आपको ये याद है, ये याद है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो बहुत सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फार्मूला आपको लिखना है। आप सब जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू इतना जूल है, तो इस जूल को आपको कन्वर्ट करना है, तो इससे डिवाइड कर दो आप। इससे इसको आपने डिवाइड किया 1.6 इंटू, तो 10 टू द पावर -19 से -19 कैंसिल हो गया, और 1.6 को से डिवाइड किया 21.79 को 1.6 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 13.6। तो आपका रिजल्ट ये मिल जाएगा आपको, एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पे साइन नेगेटिव लिखना बेटा है ना, भूल गया हूँ, ये साइन नेगेटिव, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आपका ये फार्मूला आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जब इससे डिवाइड करोगे आप तो आपको ये मिल जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए
तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू याद रखिए। कन्वर्जन फैक्टर सबको याद रहते ही है, उनसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपन, उल्टा भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, जूल को अर्थ में कन्वर्ट कर दिया, ये सब फैक्टर लिखे ही है आपके पास। तो इस तरह से हम बहुत सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लिख लिया सब लोगों ने? तो ये हटा दूं अब मैं, ये यहाँ पर साइन नेगेटिव लगा लेना यार, मैंने साइन नेगेटिव बार बार भूल रहा हूँ। साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है। तो चलिए हटाते हैं अपन इसको। और ये रिजल्ट एक बार फिर से E इक्वल टू -21.79 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ जूल पर एटम, जूल पर एटम में ये आपका आ गया जूल्स पर एटम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं दोबारा से। चलिए अब आपको ध्यान देना बच्चों, अगर आपको इसमें क्वेश्चन आए तो कितना आसान है इसको सॉल्व करना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको मैंने सिंपल सबसे पहला क्वेश्चन दिया ये कि क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। सपोज ये दे दिया, कितना सिंपल है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है तो सीधा आप ये रख देना, क्या टोटल एनर्जी, जब ऐसा लिखें हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो टोटल एनर्जी की बात की जाएगी। यदि काइनेटिक एनर्जी बोले तब आप काइनेटिक एनर्जी पर जाओगे, टोटल एनर्जी के लिए कुछ भी नहीं, केवल एनर्जी ही बोलते हैं। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर आपको ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आसान है, -13.6 इंटू Z स्क्वायर, Z हीलियम आयन के लिए होता है 2, जो आपको कल बता दिया है, स्क्वायर का वैल्यू लगाया, और N का वैल्यू भी आपको क्या दिया हुआ है, देखिए सेकंड ऑर्बिट यार, सेकंड ऑर्बिट N स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। इसमें हीलियम आयन की आपने बात की है, ये हीलियम, हाइड्रोजन की नहीं। तो हीलियम आयन की सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट, इसमें दो चीज, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। ये और कैलकुलेट करने के लिए मैं बात करूं तो आप एकदम देखोगे कि भाई टोटल एनर्जी तो है -13.6, और यहां देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है। इसको ध्यान से देखो, ये काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बिल्कुल बराबर है, हाफ Z स्क्वायर बाई आर, हाफ Z स्क्वायर बाई आर। तो साइन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट साइन प्लस रहेगा। तो IIT में एक क्वेश्चन आया है यही बिल्कुल सेम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उतने ही वैल्यू से बढ़ रही है। जब प्लस, हमारे पास पैसा 0 था और प्लस हो हमारे पास पैसा 0 था और मेरे पास अब 13.6 रुपये, तो मैं प्लस बोलूंगा। और मेरे पास यदि पैसा 0 था और मुझे किसी से 13.6 उधार लिए, मैंने कर्ज लिया, ऋण लिया, तो क्या हुआ, -13.6। तो यहाँ पर ये माइनस के साथ है और यहाँ पर ये प्लस के साथ है, दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। आप देखिए Z स्क्वायर बाई आर, Z स्क्वायर बाई आर, हाफ लगाए साइन प्लस साइन माइनस। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ये देखिए उतने ही वैल्यू से जितने वैल्यू से टोटल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो टोटल एनर्जी डिक्रीज्ड
by 13.6, while kinetic energy of electron in the same orbit increased by plus 13.6. और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये देखिए, इसमें तो हाफ है, इसमें भी हाफ है, तो ये तो तुम्हें Ze²/r के बराबर दिख रहा है हाफ के साथ, और ये Ze²/r है, माने पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी आपकी है 13.6 साइन नेगेटिव, और ट्वाइस कर दीजिए, ये देखिए, ये इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कितना रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी इज द ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, डबल है ना ये आधा है, ये पूरा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें किसी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, तो दिमाग में ले आए कि काइनेटिक एनर्जी तो उतनी है बट वो साइन प्लस है, और पोटेंशियल एनर्जी डबल है और साइन नेगेटिव है। तो ये आपके सामने तीनों एनर्जी रखी हैं, ये रिजल्ट रखे हैं, और मुझे लगता है कि अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस जेड और एन आपको समझना है, और मैंने कल आपको जेड अच्छे से समझा दिया है। तो अब बताओ, एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था अभी हीलियम आयन के लिए, वही यहाँ पर ऐसा लिख के दे दिया जाए तो जेड का और एन का वैल्यू रखना है आपको, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, हमने सिंपल फार्मूला निकाल लिया था जो ज्यादातर पूछा जाता है। पहले, इससे पहले अपन हाइड्रोजन में थोड़ा एनर्जी का वैल्यू निकाल लें, जरा देखो, मैं इसको हटा देता हूं अभी, फिर जरूरत पड़ेगी तो अपन फिर लिख लेंगे। यदि आपने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लिया होता, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड माने प्रोटॉन तो 1 होता, ये न्यूक्लियस हो गया उसका, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, और बढ़ते जाएं और इंफिनिटी पर पहुंच जाएं। हमारा ये कहलाता है KLMNOP। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट एन के वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 और इंफिनिटी। और अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ स्टेशनरी स्टेट, तो इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक बार पूरा लिख दूं, एक्साइटेड स्टेट, इसे हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसे हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, यही ग्राउंड स्टेट है, इसी में इलेक्ट्रॉन को अच्छा लगता है। गुड फील जो होता है वो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस कर चुका होता है, और जितना ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। अच्छे सुन लेना, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी सिस्टम से, वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है वो सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, अपने पास फार्मूला है कौन सा, E इक्वल टू सिंपल -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर।
तो बच्चों अगर आप n का वैल्यू 1 रख देंगे, Z तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये आपको मिल जाएगा -13.6। ये अगर आप यहाँ पे 2 का वैल्यू रखेंगे, Z तो 1 ही है बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा -3.4। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप n का वैल्यू रखते जाइए और ये इंफिनिटी पर ये हो जाएगी 0। अब बताओ, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ है, बताओ, क्योंकि तो यहाँ पर साइन निगेटिव है बच्चों, ये देखो ध्यान से, ये साइन निगेटिव है और ये 0 हो गई। अब बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यदि कहीं होगी तो इंफिनिटी पर होगी और सबसे ज्यादा एनर्जी का वैल्यू होता है 0। समझ आ गया? ये सबसे ज्यादा एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 एट इंफिनिटी। 0 वैल्यू है और यही हाईएस्ट है, क्योंकि सबसे और लोएस्ट ये वैल्यू है ग्राउंड स्टेट में -13.6। तो ये माइनस साइन अच्छे के लिए है, अच्छा मतलब ठंडा ठंडा लगना, अच्छा लगना, माइंड कूल रहना। तो इलेक्ट्रॉन का माइंड सबसे ज्यादा कूल रहेगा इस स्टेट में, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से सुनना, यदि आप इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में पहुंचाते हैं, एक्साइट करते हैं, तो एक्साइट ये टर्म कहलाती है एक्साइटेशन। जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन। अब बताओ, ग्राउंड स्टेट से कहां गया इलेक्ट्रॉन? ग्राउंड स्टेट से कहां गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से कहां गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। 1 एनर्जी लेवल से किसमें गया? 2 एनर्जी लेवल में। K से किसमें गया? L में गया। तो बच्चों ये टर्म पर ध्यान देना, ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी कितनी लगनी चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है। तो डेल E का वैल्यू, इसमें गया इलेक्ट्रॉन फाइनली, ये आप n को आप n1 मान लो, इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो, तो E ऑफ n1, ठीक है, E ऑफ n1 जा रहा सेकेंड में, E ऑफ n2 माइनस E ऑफ n1, ये तो बताओ E ऑफ n2 कितनी है? आपने अब भी कैलकुलेट की, -3.4 है, ये माइनस, ये वाला माइनस, तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, E ऑफ n2 माइनस n1, बड़ी ऑर्बिट छोटी ऑर्बिट, बड़ी ऑर्बिट की एनर्जी माइनस छोटी ऑर्बिट की एनर्जी। तो बच्चों ध्यान देना, बड़ी ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा ज्यादा है, ये -3.4 है और ये -13.6 है। बताओ ये कितना आ गया आपका? +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस कर दो 13.6, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया 10.2। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट हुआ, इसमें ये एक्साइट हुआ, एक्साइट बोलेंगे तो ये कहलाई फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। इसका नाम हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हो गई। इसी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। इसे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। बोलो क्लियर हो गया? अब अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट विल बी द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, व्हाट विल बी द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना है? तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना आया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। बोलो क्लियर हो गया आपको? तो दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन। आप देखना ध्यान से, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो जब ग्राउंड स्टेट ये 1 ही रहेगा, जब भी आप एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करेंगे ये 1 रहेगा।
अब ये देखो, यदि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इसमें आता है, ये देखिए इसमें, तो ये कहलाएगा सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ये कहलाया सेकेंड। अब आपको क्या करना होगा, N3 माइनस N1, N3 माइनस N1, तो ये लिख लिया आप लोगों ने पूरा अच्छे से। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। अब 3 देखिए, ये हो गया आपका 3 कितना है 1.51, तो यहां पर आप रखिए 1.51, ये रख दिया आपने, माइनस में माइनस 13.6, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 पॉइंट, ये 13.6 है 1.5 12.1 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहलाया आपका सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ये आपका कहलाया थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। और ध्यान से सुनना, यदि इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें चला जाए इंफिनिटी में, ये देखिए इंफिनिटी में चला जाए, तो वो बन जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो बन जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपको एक एक टर्म क्लियर होनी चाहिए कि एक्साइटेशन पोटेंशियल के टर्म में यदि आपको क्वेश्चन आए तो कब क्या होगा। वो ग्राउंड स्टेट से ये ऑलवेज N1 रहेगा, ये देखिए ये ऑलवेज N1 रहेगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए N2 माइनस N1, सेकेंड के लिए N3 माइनस N1, फोर्थ के लिए N4 माइनस, थर्ड के लिए N4 माइनस N1, ऐसा। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जिसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आई भी बोलते हैं इसे हम। तो बच्चों आई का वैल्यू, अब देखो, अब ये लिख लिया आप लोगों ने, ऐसे टर्म क्लियर होने चाहिए आपको, है ना। तो नेक्स्ट मैं आपको सबसे लास्ट पढ़ा रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी आपका N2 का वैल्यू इंफिनिटी है, इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये लिखिए जीरो हो गई, तो जीरो माइनस 13.6, ये माइनस है ये माइनस है, प्लस हो गया, और ये वैल्यू आपको मिल गई क्या, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों ये कहलाने लगा, इसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों सबने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को आपने इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी कि वो इन्फिनिटी में चला गया। मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अब कोई होल्ड नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है उस पर, समझ गए। तो अब उसकी एनर्जी जीरो हो गई है, तो अपने को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में चला जाएगा और वही कहलाने लगेगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको लिख लें अच्छे से। तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्साइटेशन एनर्जी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बात और समझाना चाह रहा हूं कि जब हम एक्साइटेशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वर्ड पर ध्यान दीजिए, ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन में दो होते हैं, एक्साइटेशन एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन, जब N1 से N2 मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाए, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाए, तो हम इसे बोलते हैं एक्साइटेशन। ये लोअर ऑर्बिट होता है N1, हायर ऑर्बिट होता है N2। ठीक है, हमेशा यदि N1 1 है तो N2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर N1 2 है तो N2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो N1 लोअर ऑर्बिट है, N2 हायर ऑर्बिट है।
और डी एक्साइटेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन वापस आता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन मतलब N2 से N1 में वापस आता है, मतलब उल्टा कर सकते हो, N2 वापस आना। तो ध्यान से सुनना, यदि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है तो कितना एनर्जी लगा, +13.6 +13.6 लगा। तो जब वापस आएगा, यहां ध्यान से सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा इसी ऑर्बिट में, तो इसका वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सेम वैल्यू, माने एक्साइटेशन एनर्जी और डी एक्साइटेशन एनर्जी दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। एक्साइटेशन एनर्जी और डी एक्साइटेशन एनर्जी दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, बट एक्साइटेशन एनर्जी का साइन प्लस होता है तो डी एक्साइटेशन एनर्जी का साइन माइनस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट से जिससे गया था इसमें, वो वापस उसी में आया, तब एनर्जी का वैल्यू बराबर होगा आपको N1 N2 सेम होने चाहिए। ये ध्यान रखना, नहीं तो बोले सर ने तो बताया था कि बस आया तो बराबर है। तो यहां से यहां गया तो +13.6, यहां से यहां वापस आया तो -13.6, यहां से यहां गया था ये वाला तो ये था +10.2, अगर यहां से ये वापस आएगा फर्स्ट ऑर्बिट से तो ये हो जाएगा -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बराबर रहता है। तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें डेली का, तो डेली इक्वल टू E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1, इससे सॉल्व करें। E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1, तो ये आपको क्लियर रिजल्ट दे देगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एक्साइटेशन एनर्जी का टर्म एकदम क्लियर हो गया। एक्साइटेशन एनर्जी कब बोलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कब आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे एक जनरल फार्मूले से हमको समझना है, ध्यान से सुनना, उसमें कुछ खास बात है इसलिए मैं आपको उसे समझा रहा हूं और उसे ध्यान देना है आपको। तो अब इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। नेक्स्ट है, देखो इधर हम एनर्जी को लिखते हैं E इक्वल टू -2π² e⁴m इंटू Z² अपान n²h², ये लिखते हैं हम। अगर मैं इसे E1 नाम दूं, ध्यान से सुनना, यदि मैं इसे E1 E फॉर N1 नाम दूं तो हम क्या लिख देंगे, 2π² e⁴m इंटू Z² अपान N1 का स्क्वायर h²। मैं E2 के लिए E फॉर N2, तो मैं ये क्या लिखूंगा, 2π² साइन नेगेटिव 2π² e⁴m इंटू Z² अपान N2² h²। हमेशा ध्यान रखना, N1 ऑलवेज लेस देन N2, N2 बड़ा N1 छोटा है हमेशा। ये N2 की एनर्जी है, ये N1 की। एग्जाम्पल, अगर आपने N1 का वैल्यू 1 लिया तो N2 का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अगर आपने N2 2 लिया तो अगर आपने N1 2 लिया तो N2 3 4 5 भी हो सकता है। तो ये होता है। अब हमको डेल E लिखना है, तो डेल E इक्वल टू E2 E ऑफ N2, अब भी आपको समझाया था, माइनस E ऑफ N1, वैल्यू रख दो। तो आपको डेल E इक्वल टू, ध्यान दो जरा, E ऑफ N2 कितना है, -2π² e⁴m इंटू Z² अपान N2² h²। ये आपका N2 हो गया, साइन नेगेटिव है, माइनस
माइनस 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपान n1 स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस तो ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो गया, प्लस हो गया, मैंने इसको आगे लिख दिया, डेल ई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपान n1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो मैंने इसको आगे लिख दिया, और ये माइनस 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपान n2 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आप सब जान गए, और इसमें कितना कॉमन है, 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m अपान एच स्क्वायर, ये कॉमन है, इसको अपन ने ले लिया। डेल ई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m, ठीक है, अपान एच स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, 1 अपान, और जेड स्क्वायर भी कॉमन है, जेड स्क्वायर भी लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ये फार्मूला आपका तैयार हो गया, इसको जल्दी से लिखिए। ये आपको ये आता ही है, बस सिर्फ मैंने तो इसको अरेंज कर दिया ऐसे समझाने के लिए, बात समझानी थी इसलिए। लिख लिया सब लोगों ने? तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में पहुंचाना है, यदि आपको इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में पहुंचाना है या n2 से n1 में पहुंचाना है, तो तरीका तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है ये आपने अब भी कैलकुलेट की थी 13.6, और इसके पहले आपको याद है कल अपन ने डेल ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा पढ़ा था। ये आपको याद दिला रहा हूं, कल आपने प्लांक क्वांटम थ्योरी में डेल ई इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा पढ़ा था, तो डेल ई का वैल्यू यहाँ पे रख दिया अपन ने एच सी वाई लैम्डा इक्वल टू हो गया आपका 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपान एच स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। फटाफट लिखना, ध्यान से सुनना, यदि मैं इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दूं, इसको इस तरफ, आप पहले इसको लिख लो जल्दी से, आप जानते ही हैं डेली इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा होता है, डेली इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा होता है, तो आप इसको लिख लो जल्दी से, फिर एक फार्मूला आपको देंगे उसको समझना है जरा। अब ध्यान दो, ये लिख लिया सबने, ये लिख लिया सबने, इस एच सी को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये बचा 1 बाई लैम्डा, और ये हो गया सी एच क्यू, सी एच को मैंने इधर ट्रांसफर किया, ये एच सी था ना, एच सी को इधर ट्रांसफर किया तो ये बचा 1 बाई लैम्डा, और ये हो गया सी एच क्यू, सी एच क्यू। और बच्चों 1 बाई लैम्डा तुम जानते हो ना सब, 1 बाई लैम्डा को अपन बोलते हैं वेव नंबर, 1 बाई लैम्डा को अपन बोलते हैं वेव नंबर, ये 1 बाई लैम्डा हो गया आपका वेव नंबर। और ये ध्यान से देखो, ये इतना, ये लैम्डा 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं, वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, ये वेव नंबर हो गया। और ये जो मैंने सर्कल में डाला ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ये रिड्ज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये रिड्ज फार्मूला है। तो ये अपन ने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, न्यू बार इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ये 1 बाई लैम्डा इज कॉल्ड न्यू बार,
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1/λ is called nu bar, that is wave number, this is wavelength. So wave number is the reciprocal of the wavelength. So wave number or wavelength, 1/λ is called wave number. अब कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, तो बच्चों रेडबर्ग कांस्टेंट क्या हुआ, 2π² ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। तो 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, जेड चेंज होगा, हीलियम आयन के लिए 2, लिथियम के लिए आयन के लिए 3, इस तरह से जेड चेंज होगा, तो जेड आप चेंज करते जाएंगे और रेडबर्ग कांस्टेंट का रिजल्ट आप लिखिए ये। तो मैं इसको इधर से क्लीन कर रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं हमको। बच्चों रेडबर्ग कांस्टेंट आर, पहले तो 1/λ का हमेशा मीनिंग याद रखिए, 1/λ इक्वल टू न्यू बार, जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। और रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है ये रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, उसको आप कैसा लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, 1.09 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर 1.09, ठीक है, और 1 2 3 4 5 तो 10⁵ हो गया। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का ये वैल्यू होता है सीजीएस में सेंटीमीटर इनवर्स, माने 1/सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर में अपने को कन्वर्ट करना है तो ये हो गया 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। तो ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रेडबर्ग कांस्टेंट का रिजल्ट है। कभी इसको आप भूल जाओ तो इस तरह से सोच सकते हो कि यार हमने ये सब तो कॉमन था, वो तो केवल समझाने के लिए लिख दिया था, 2π² इंटू z² अपान जो था ये तो कॉमन था, HQ अपन ने यहाँ से CH और ट्रांसफर कर दिया, तो CH³ याद रखना। ये कभी कभी रेडबर्ग कांस्टेंट का ये फार्मूला ही पूछ लेते हैं, तो हमको रिजल्ट तो याद रखना ही है, ये तो सब याद रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 1.09 की जगह 1.1 भी यूज कर सकते हो, 09 माने 1, तो 1.1 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो याद रहता ही है। कभी आपको कि व्हाट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, तो ये आपका 2π²e⁴m अपान CH³, ये आपको याद रहना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, जो बीच में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपसे गलती ना हो, ये मेरी ड्यूटी है। तो बात समझ आ गई सब लोग को अच्छे से? अब देखो ये आपने यहाँ पर CH³ कब लाए थे, जब आपने डेली लिखा था, यहाँ पर डेल E इक्वल टू था 2π²e⁴m अपान h², ये था, और आप इसका वैल्यू आपने निकाला था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 21.79 इंटू 10⁻⁻12 वाला, और -19 में जूल में, तो ये वैल्यू आपने निकाला था। आप डेली को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, 13.6 इंटू z², 1/n1² - 1/n2², ये आप डेली इस तरह से भी सीधा सॉल्व कर सकते हैं। बस ये डेली है, ये वैल्यू 13.6 हो गई थी, यही वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 21.79 इंटू 10⁻⁻19 इंटू z², 1/n1² - 1/n2², ये आपका हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हो जाएगा आपका जूल में। तो आपको जिसमें भी लिखना हो उसमें लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर आपको न्यू बार भी कैलकुलेट करके बता दिया, और ये न्यू बार का ये फार्मूला भी मैंने नाम लिया था रिड्ज, रिड्ज फार्मूला कहलाता है, रिड्ज फार्मूला, रिड्ज कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, रिड्ज कॉम्बिनेशन। तो बताइए ये सब बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई कि नहीं आई?
ये सब बातें। तो एनर्जी आपको डायरेक्ट निकालना है, डेली आपको डायरेक्ट निकालना है, तो आप सीधा ये यूज करना, अब वो सब नहीं। ठीक है, अब ये रिजल्ट आ गया, पर आना पूरा चाहिए, आना पूरा चाहिए। ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, आप डेली डायरेक्ट कैलकुलेट करना। n1 का वैल्यू 1 दिया हो, n2 का वैल्यू कुछ भी दिया हो, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप डिफरेंस ऑफ एनर्जी सीधा इससे सॉल्व करेंगे। लैम्डा निकालना है तो इससे अभी जो फार्मूला 1/लैम्डा लिखा था उससे लैम्डा आप निकालेंगे, बट लैम्डा नहीं आएगा, वो 1/लैम्डा आएगा, तो आप लैम्डा में बदल दीजिएगा उसको, तो लैम्डा अपन निकाल सकते हैं। तो जो चाहे आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से घूम रहा है, एम वी आर इक्वल टू एन इंटू एच अपान 2 पाई। ये जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू आ गया क्या, एन एच अपान 2 पाई एम इंटू आर। तो ये आप फार्मूला जानते ही हैं, वन हो गया। और आपने अभी आर का फार्मूला, आर इक्वल टू क्या लिखा था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। बस ये फार्मूला आपने रेडियस का निकाला था, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो आपको, अब आप आर रखना है यहाँ पे, तो रिजल्ट में लिख रहा हूं सीधा, वेलोसिटी का वैल्यू आपको कर लोगे ना, ये आर इसमें पुट करना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर मैं रख के दे दूं क्या, क्या आप कर लोगे, इतना सा तो कर लेना, आर का वैल्यू और इसका रिजल्ट लिख लेना। मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट 2.2 into 10 to the power 8 into z upon n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी इतनी। जब आप इसमें सब वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। तो इसको आप आर का वैल्यू यहाँ पे रख दो, मैं रख के बता देता हूँ आपको। ये आ गया आपका एन इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये आ गया आपका ऊपर 4 पाई स्क्वायर एम इंटू ई स्क्वायर इंटू जेड, ये आपका रख जाएगा वैल्यू। और आप लोग अगर रख लो तो कितना अच्छा हो, वैल्यू तो आपको याद होना ही चाहिए ये। तो बच्चों ये एक जेड है और एक, नहीं जेड नहीं, जेड सॉरी, एच है ये देखो, एक एच से ये एक एच कैंसिल हो जाएगा, ये एक पाई से ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपका v बचेगा क्या, n इंटू ये 2 है, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो 2n इंटू यहाँ पर पाई बचा, एम ई स्क्वायर इंटू जेड अपान, ये देखो एक n से ये एक n स्क्वायर भी था, तो वो कैंसिल हो गया, n भी चला गया, तो 2 पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड अपान एम, m से भी m जाएगा और m भी चला गया, तो 2 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू जेड अपान, क्या बचा बताओ, n बचा और h बचा, बस ये आ जाएगा। तो ये आपका z दिख रहा है ये, और ये आपका n दिख रहा है, बाकी 2 का वैल्यू पाई ई और h का वैल्यू रख देना, तो ये मिल जाएगा आपको। मैंने ये जबरदस्ती मैंने कैलकुलेट करवाया, इसको आप खुद भी कर सकते थे। तो 2.2 इंटू 10 to the power 8 इंटू जेड अपान n सेंटीमीटर पर सेकेंड। जरा सोचो, जो वेलोसिटी है न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा होगी, क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। देखिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। तो ये लिख लें सब लोग,
वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में, वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू z अपॉन n, ये मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो बच्चों वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है। z का मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। यदि इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ले लिया आपने, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, एक बात, न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा पास है, और n पहला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर इसमें जाओगे तो वेलोसिटी कम होते जाएगी। ये 1 2 3, तो वेलोसिटी डिक्रीज होते चली जाएगी। जैसे जैसे n बढ़ेगा वेलोसिटी डिक्रीज होते चली जाएगी। पर ये किसके लिए है? ऑर्बिट की बात करते हैं, ऑर्बिट की बात करते हैं। तो अगर मान लो मैं हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट दूं, तो हीलियम आयन के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, बजाय इसके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट is greater than the velocity of electron in hydrogen in the first orbit। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिट n तो सेम हो गया, और z इसके लिए 2 होता है, इसके लिए कितना होता है? हाइड्रोजन के लिए 1, तो z पे डिपेंड कर गया, जबकि ऑर्बिट दोनों में क्या है? सेम है। तो आप देख लेना कि किसके लिए बात की जा रही है। अगर सेम हाइड्रोजन एटम हो और ऑर्बिट 1 2 3 के लिए, तो डिक्रीज होते जाएगी, और अगर ऑर्बिट सेम दिए हो और एटम अलग अलग दिए हो, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम आयन है, तो यहाँ पर Z2 होगा, Z से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी आ जाएगी। बोलो बच्चों, समझ आ गया पूरा आपको यहाँ तक का? एक एक बात यस सर। इसको पूरा समझ आ गया आपको? Yes, अगली sir. क्लास में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। आज की क्लास बस यहीं पर अपन फिनिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है आज आप पूरा कर डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया Thank you, पढ़ाई sir. करना बच्चों, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम वेस्ट नहीं